ओम्स लॉ। देखिए 3 चीजें होती है, एक होता है सर्किट में करंट होती है, एक होता है रेजिस्टेंस होता है, एक होता है आपका वोल्टेज। तो ओम का नियम ये तीनों के बारे में रिलेशन बताता है। ओम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि कोई भी कंडक्टर है, धारा तो कंडक्टर में फ्लो होगी ना, इंसुलेटर में तो होगी नहीं। तो उन्होंने कहा कि अगर हम किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदले, भौतिक अवस्थाएं क्या होती है, ताप और दाब, टेम्परेचर और प्रेशर, उसको मत छेड़े, ठीक। तो उन्होंने बताया कि उस धारा, उस सर्किट में बहने वाली धारा तथा उसके सिरों पे लगने वाला विभवांतर मतलब ईएमएफ, उन दोनों का अनुपात क्या होता है, नियत होता है। मतलब ये आपका ओम का नियम है। मतलब उन्होंने बताया था कि V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है। अब देखो ओम का नियम, जैसे मानो हमने बताया था कि बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं, वो अपनी बात अपने लैंग्वेज में कहते हैं, दूसरा प्रोफेसर अपनी बात को अपनी लैंग्वेज में कहेगा, ठीक। तो ओम के नियम को कई तरह से रिप्रेजेंट किया गया। जो स्टैंडर्ड है ये आपका है V अपॉन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या कह सकते हैं कि V अपॉन आई इज इक्वल टू R, दिस इज अ कॉन्स्टेंट, मतलब दिस इज अ एक्यूरेट, जो ओम का नियम है ये है, ठीक। लेकिन कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब इन्होंने कहा, इन्होंने ये कह दिया कि चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप और दाब को नहीं बदला गया, तो उसमें जो चालक के सिरों पे लगने वाला विभवांतर है उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। कुछ साइंटिस्टों ने ये कह दिया, तो ये हो जाएगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो यहां से करोगे तो आ जाएगा V इज इक्वल टू IR। सो यहां पे आ जाएगा V अपॉन I इज इक्वल टू R। ये भी सही है, दिस इज ऑल्सो राइट, ठीक। अब कुछ साइंटिस्टों ने कहा कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। कुछ साइंटिस्टों ने कहा कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ये भी सही है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, I इक्वल टू GV हो जाएगा। क्या हो जाएगा, I इक्वल टू GV। और इसको हम लिख सकते हैं G इक्वल टू क्या होता है, 1/R होता है V। तो क्या हो जाएगा, देखो G क्या करें, 1/R रख दोगे तो V इज इक्वल टू IR, यही आपका फॉर्मूला है। तो एक ओम के नियम को अलग अलग साइंटिस्ट, अलग अलग प्रोफेसर्स कह दो या साइंटिस्टों कह दो, ओम के नियम को कई प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक। अब देखिए ओम का नियम किस पे लागू होता है, किस पे लागू नहीं होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो देखिए दो कंपोनेंट्स होता है, एक होता है आपका एक्टिव कंपोनेंट्स, एक होता है पैसिव कंपोनेंट्स। पैसिव कंपोनेंट में आपका क्या आता है, इंडक्टर आता है, रेजिस्टर आता है एंड कैपेसिटर आता है। ये क्या करेगा, डीसी को ब्लॉक कर देता है और एसी को पास कर देता है। ये सब हमने बताया है तुमको, फिल्टर जब पढ़ाया था तुम लोगों को सेकेंड डे में, तो सब बताया था। अब एक्टिव कंपोनेंट्स में आपको क्या आता है, सेमीकंडक्टर्स आते हैं। क्या आते हैं, सेमीकंडक्टर्स। ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, डज नॉट फॉलो ओम, डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ, डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ। और ये जो होते हैं ये आपके तीनों फॉलो करते हैं। ये क्लियर है। अब देखिए कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो ओम का नियम है उसका कर्व कैसा होता है।
ठीक ठीक। तो देखिए ओम का नियम का जो कर्व होता है, जैसे मान लीजिए ठीक कर्व की बात करते हैं, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका वोल्टेज हो गया, ये आपकी करंट हो गई। तो इनका जो कर्व होगा वो सीधी रेखा होगा। क्या होगा, सीधी रेखा, या कह सकते हैं लीनियर होगा। तो V अपॉन I इज इक्वल टू R, ये मान लो थीटा मान लो, ठीक ठीक है। तो इनका जो कर्व होता है क्या होता है, रेखी होता है, ठीक। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया, रेजिस्टेंस के कनेक्शन बताया, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस बताया और ओम का नियम बताया। एक रेजिस्टेंस से रिलेटेड पॉइंट रह गया है, वो है आपका रेजिस्टेंस थर्मल कोफिशिएंट, वो लेक्चर में बताएंगे। और उसके बाद आपको हम क्या बताएंगे, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, इन सब के बारे में बताएंगे, ठीक है। थैंक यू। अब हम लोग बात करते हैं थर्मल रेजिस्टेंस कोफिशिएंट, ठीक है। थर्मल रेजिस्टेंस कोफिशिएंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं और कभी कभी इसकी यूनिट भी पूछ लेता है, ठीक। तो देखिए थर्मल रेजिस्टेंस थर्मल कोफिशिएंट होता है क्या। यदि मान लीजिए सपोज दैट ये आपका कोई क्या है, कोई भी पदार्थ है, कुछ भी हो सकता है, इसका अगर हम 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दें, बात से सुनिएगा, मैं ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये आपका मेटल है, कुछ भी है, इसका टेम्परेचर हमने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर इसके रेजिस्टेंस में क्या आ जाएगी, क्या हो जाएगा, बढ़ोतरी होगी या कमी हो जाएगी, ठीक। इंसुलेटर होगा तो क्या होगा, कमी हो जाएगी, कंडक्टर होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस कोफिशिएंट, ठीक है। क्या लिखा है, ठीक। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ताप गुणांक, क्या बोलते हैं, ताप गुणांक। मैं फिर से बता दूं कि किसी भी चालक में 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में क्या आती है, परिवर्तन होता है, कमी होगी या बढ़ेगा, उसको क्या कहते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक। ताप गुणांक कहते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक, इसका नाम सही क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक, ठीक है। क्या कहते हैं, प्रतिरोध, प्रतिरोध ताप गुणांक, ठीक बेटा। अब इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, अभी बताएंगे बाद में, ठीक। चलो बता देते हैं, इसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, अल्फा से। और अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होती है, पर डिग्री सेल्सियस, ठीक। प्रतिरोध ताप गुणांक को हम लोग अल्फा से प्रदर्शित करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं, और इसका जो मात्रक होता है प्रति डिग्री सेल्सियस होता है, या कह सकते हैं इसको प्रति डिग्री सेल्सियस, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपका क्या है, आरटी क्या है, आरटी क्या है, हमने टेम्परेचर दिया तो उसका जो रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो लिखेंगे टेम्परेचर देने पर रेजिस्टेंस, या कह सकते हैं टेम्परेचर को देने के बाद जो रेजिस्टेंस उसका बोलेंगे हम लोग आरटी। R0 मतलब इनिशियल रेजिस्टेंस, इनिशियल मतलब पहले वाला रेजिस्टेंस, जैसे हमने उसको टेम्परेचर नहीं दिया, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका टेम्परेचर क्या था, R0 था, ठीक। और जब टेम्परेचर दे दिया तो उसका टेम्परेचर क्या हो गया, RT, और रेजिस्टेंस क्या हो गया, RT हो गया, ठीक। अब
दोनों में परिवर्तन क्या होगा, इससे ये चेंज हुआ ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध में परिवर्तन, प्रतिरोध में परिवर्तन, तो क्या आ जाएगा, परिवर्तन जब निकालते हैं तो बाद वाले में पहला घटाते हैं, ठीक। तो बाद वाला क्या है, RT है, पहले वाला R0 है। इतना क्लियर है। अब ध्यान दो, यहीं से तुम्हारा अल्फा निकलेगा, कैसे निकलेगा वो बताने आ रहे हैं। अब देखो ये जो प्रतिरोध में परिवर्तन होता है, ठीक, वो क्या होता है, जो आपका इनिशियल प्रतिरोध है उसके समानुपाती होता है, ठीक है। मतलब क्या करेंगे, इनिशियल क्या है, प्रतिरोध आपका R0 है, इसके समानुपाती क्या होगा, जो प्रतिरोधों में परिवर्तन होगा। क्लियर है। दूसरा पॉइंट, इसको इक्वेशन मान लो आप 1 मान लो। दूसरा पॉइंट क्या है कि इसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो किसके, टेम्परेचर के भी समानुपाती है। टेम्परेचर के कारण ही तो हो रहा है, अगर टेम्परेचर ना दो तो होगा कुछ, R0 भी रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, टेम्परेचर के भी समानुपाती हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन 2। क्लियर है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं कि R0T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RT माइनस R0 लिख सकते हो, कोई डाउट। सो अब देखो यहां से हमको पता है कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है, इसको जब घटाते हैं तो एक क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। चाहे आपका ओम का नियम हो, चाहे कोई भी नियम, चाहे आपका फैराडे का नियम हो, हर नियम में कांस्टेंट का एक पर्टिकुलर कांस्टेंट है, ठीक। तो यहाँ पे हटाते हैं तो हम लोग लिखते हैं R0T अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R0 हुआ। यही आपका अल्फा है, प्रतिरोधता गुणांक, ठीक। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू T। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा की वैल्यू, ठीक। इसी फॉर्मूले का प्रयोग करके हम लोग सबकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक। क्या हुआ, चले तो चले, ठीक। अब देखो इससे कई क्वेश्चंस आते हैं। पूछेगा कंडक्टर जो है उसका ताप गुणा क्या होता है, तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इंसुलेटर का नेगेटिव होगा। और उसके बाद आपका क्या आता है, सेमीकंडक्टर का बेटा क्या होता है, नेगेटिव। तो ये आपका थर्मल रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट हो गया। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अगला हम टॉपिक डिस्कस करते हैं, चालकता। अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं चालकता के बारे में। इसको बंद कर दो। चालकता, चालकता को बोलते हैं कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। ये कह सकते हैं कि ये धारा का दोस्त है। जैसे रेजिस्टेंस क्या था, धारा का दुश्मन था, ये क्या है, आपका धारा का दोस्त है। रेजिस्टेंस क्या करता था, धारा को रोकता था, लेकिन ये धारा को जाने देता है, मदद करता है इसकी, ठीक। तो कंडक्टेंस क्या है कि पदार्थ का वह गुण, या कह सकते हैं चालक का वह गुण जो धारा को फ्लो होने में मदद करता है, वो चालकता कहलाता है, ठीक। तो क्या लिखेंगे, यह चालक का गुण है, चालक का गुण है,
ठीक है, जो धारा के प्रवाह में मदद करता है, प्रवाह में मदद करता है। क्लियर है? अब बेटा इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से, ठीक, इसको कैपिटल जी से, कैपिटल जी बराबर 1/r, या कह सकते हैं कि ये जो होता है बेटा चालकता जो होती है ये क्या होती है, प्रतिरोध का उल्टा होता है, ठीक, प्रतिरोध क्या करता, रोकता था, ये जाने देता है, ठीक। तो क्या लिखेंगे, चालकता अपॉन प्रतिरोधकता, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, G = 1/r। अब चलो इसकी यूनिट की बात करते हैं, यूनिट की। तो बेटा इसकी दो यूनिट है, एक होती है आपकी महो, मतलब ओम को उल्टा बनाओ, ये ओम है, इसको उल्टा बनाओ, महो हो गया, ठीक। और एक होती है आपकी साइमन, क्या होती है, साइमन, ठीक। अब देखो हमने बताया था कि समांतर क्रम में, आ रहा है, समांतर क्रम में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या थी, 1/r = 1/r1 + 1/r2, ये थी। इसी कंडीशन में अगर हम चालकता की वैल्यू निकालते हैं क्या होगी, G = G1 + G2। क्लियर है, उल्टा हो जाएगा, ठीक। और अगर हम श्रेणी में बात करें, श्रेणी क्रम में, तो 1/G = G1 + G2। तो ये तो हो गया आपका चालकता। अब एक होता है विशिष्ट चालकता, क्या होता है, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता को हम लोग बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। ये क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 1/ρ, ठीक। अगर इसका मात्रा की बात करें तो इसका यूनिट होता है महो पर मीटर, या कह सकते हैं साइमन पर मीटर। क्लियर है? तो कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, विशिष्ट चालकता को बोलते हैं कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का हो या स्पेसिफिक कंडक्टेंस का हो, एक ही बात है, ठीक है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, वर्क पावर एनर्जी की बात करते हैं, वर्क पावर एनर्जी। पहले हम वर्क बात करते हैं, वर्क क्या होता है, ठीक, मतलब कि जब किसी वस्तु पे हम लोग बल लगाते हैं तो वो वस्तु क्या होता है, कुछ दूरी तय करती है। जैसे मान लीजिए वस्तु है आपकी गेंद है, ठीक, अब गेंद पे हमने यहाँ फोर्स लगा दिया तो ये गेंद यहाँ पहुंच गई, पहुंच गई, इसके बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, डी हो गई। तो अगर हम वर्क बोलेंगे तो क्या होगा, बल गुणे दूरी, तो होगा, तो वर्क इक्वल कर देगा F × S का हो चाहे D का हो, एक ही बात है, उसको चाहे S का चाहे जो, ठीक। या कह सकते हैं हमने D माना है तो D मान लो, दूरी को हमने क्या माना है, तो D माना है, तो W = अब एक नियम होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। पहले समझो ऊर्जा होती क्या है, कार्य ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही कार्य।
मतलब किसी कार्य को करने के लिए तुमको ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी ना। जितनी तुम्हारे पास एनर्जी होगी उतना ही तो काम करोगे। मैं तुम्हारे पास एनर्जी खत्म होगी तो क्या सो जाओगे ना बैठ के, काम करोगे। एनर्जी जैसे मान लो कोई काम कर रहे हो तुम, ठीक, जैसे मान लो खेत में हल जोत रहे हो, फड़वा मार रहे हो, फावड़ा मार रहे हो, तो तुम्हारे पास एनर्जी होगी तभी तो काम करोगे, तभी तो फावड़ा मारोगे। जब तुम्हारी एनर्जी खत्म तुम लेट गए। तो क्या पता चला, इससे पता चला कि कार्य ही ऊर्जा, ऊर्जा ही कार्य। ठीक, तो ऊर्जा, अब देखो एक होती है आपकी स्थितिज ऊर्जा, हम सिर्फ फॉर्मूले बता दे रहे हैं, mgh हो गई। दूसरी होती है गतिज ऊर्जा, हाफ mv स्क्वायर। क्लियर है। बाकी ऊर्जाएं बहुत होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा होती है, ठीक, ये सब बहुत सी ऊर्जा होती है। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करें। इलेक्ट्रिक एनर्जी की तो एनर्जी क्या रहेगी, आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर आर टी वी आई टी। ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, अब हम कहां पे थे, ऊर्जा का संचरण का नियम। ऊर्जा को ना उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने रॉड को इलेक्ट्रिसिटी दी, इलेक्ट्रिक एनर्जी दी, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है ना। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तुम्हारे सामने, मतलब ऊर्जा क्या हो रही है, ना उत्पन्न हो रही है ना नष्ट हो रही, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। ठीक, अब उसके बाद आता है आपका शक्ति। शक्ति हो, श्रद्धा कपूर के पापा नहीं बोल रहे, हम बात कर रहे हैं शक्ति की, बात कर रहे हैं पावर की। नंदू सबका बंधु कहता नहीं, राजा बाबू पिक्चर में, नंदू सबका बंधु। ठीक, अब पावर क्या है, पावर मतलब कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। ठीक, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, W बाई टी, और W इक्वल टू क्या होता है, mg h बाई टी का हो, चाहे हाफ mv स्क्वायर बाई टी का हो, एक ही बात है ना। अब देखिए, कार्य का मात्रा तो बताया नहीं तुम लोगों ने। अगर हम कार्य की मात्रा की बात करें यूनिट, तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा न्यूटन मीटर हो जाएगा, न्यूटन मीटर, और एक होता है जूल। क्या होता है, जूल। ठीक, ये तो आपका क्या हो गया, इस तरह फॉर्म हो गया पावर। अगर हम इलेक्ट्रिक पावर की बात करें, इलेक्ट्रिक पावर की बात करें, ठीक, तो पावर, इलेक्ट्रिक पावर क्या रहेगी, देखो पावर W बाई टी हुआ, अब यह ले लिखो आई स्क्वायर आर टी बाई टी। तो पहली पावर कितने निकली, आई स्क्वायर आर निकली, दूसरी क्या निकलेगी, वी स्क्वायर बाई आर निकलेगी, तीसरी क्या निकलेगी, वी आई निकलेगी। क्लियर है। तो पावर के तीन फॉर्मूले क्या निकले, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर आर बाई और वी आई। दिस इज नोन एज पावर, इलेक्ट्रिक पावर। क्लियर है। अब देखिए हम लोग जूल का नियम डिस्कस करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस बार जो है आपका यूट्यूब पिछले एग्जाम में भी पूछा गया है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये आपका वायर है, सपोज दैट ये आपका वायर, ठीक है। इस वायर में जब हम करंट फ्लो करेंगे
इस वायर में हमने जब करंट फ्लो की तो क्या होगा, हीट होगा। हीट होगा मतलब इसमें क्या हो जाएगी, ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक, तो जो इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है वो क्या होती है, H होती है। ठीक, तो इसमें जो ऊष्मा उत्पन्न होगी वो क्या होगी, धारा के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। दूसरा, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्लियर है? ठीक है, अब इनको हम क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे एक ही में, तो क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R T। ठीक, तो ये क्या है, प्रकार की ऊंचाई तो है। ठीक, ये आपका धारा, ये आपका प्रतिरोध और ये आपका समय। क्या होगा, समय। ठीक, अब इसको हटाते हैं तो यहां पे लगा देते हैं 0.24 I स्क्वायर RT। इसी को बोलते हैं जूल का नियम या I स्क्वायर RT बाई J। ये भी आपका जूल का नियम है। यही ऑप्शन यूपीपीसीएल में दिया था। ठीक है, ओके। अब क्या बचा, 735.5 क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, कितने होते हैं, 735.5। ठीक, ये किसमें है, मैट्रिक में। ये सब आपको पता होना चाहिए, मैट्रिक सिस्टम। और एक एचपी बराबर 746 भी होता है, वो किसमें होता है, ब्रिटिश में। एक वोल्ट बराबर 1 किलोवाट आवर होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, ओके। 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होते हैं और 4.18 जूल बराबर 1 कैलोरी होता है। पता है ना, होता है। एक किलोवाट आवर्स में 846 किलो कैलोरी होती है। ये सब आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, और क्या होता है, बाकी सब पता है कि 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, ये सब पता है। ठीक है, मतलब 3 रेजिस्टेंस ऐसे लगा देंगे। ये आपका हो गया R R R। ठीक, ये अब नेमिंग दे दो इसको। ये क्या हो गया, A B C। तो ये क्या हो जाएगा, इसको C कर दो। ये तो यहां से लो तो ये हो जाएगा RCA। क्या हो जाएगा, यहां से लेकर यहां डिस्टेंस जो होगा RCA। अब ये क्या हो जाएगा, R
अब यहाँ बी से सी ले लेंगे तो बी सी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसको यहाँ से लेंगे तो आर ए बी। अब रेजिस्टेंस आपको डेल्टा में कनेक्टेड है। अब आपसे कहते हैं इसको स्टार में कन्वर्ट करो। स्टार का कैसे बनता है, स्टार देखो ऐसे होता है, स्टार ये स्टार डेल्टा पढ़ा था थ्री फेज में, पढ़ा था ना, वही चीज है। आर ए आर सी आर बी, मतलब इस कनेक्शन को तुमको इसमें कन्वर्ट करना है, और कहते हैं कि इस कनेक्शन को इसमें कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे। अब देखो डेल्टा टू स्टार अगर करेंगे, डेल्टा टू स्टार, समझ रहे हो, अगर इसको हम इसमें कन्वर्ट करेंगे तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखो इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो ये आर ए होगा ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आर ए इज इक्वल टू हो जाएगा। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हमने इसको करना है, ठीक, इसको करना है, ठीक है, ठीक, तो इससे कनेक्टेड कौन सी दो, ये दो रेजिस्टेंस है कनेक्टेड, यहाँ पे ए है ना, तो इससे कनेक्टेड कौन है, ये दोनों है ना, ये तो है नहीं, तो इनको क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा आर सी ए इंटू आर ए बी अपॉन, अब क्या करेंगे तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा आर सी ए प्लस आर ए बी प्लस आर बी सी। अब सिमिलरली अगर हमको, चलो हमको अगर आर सी की वैल्यू निकालनी है तो आर सी से कौन से कनेक्टेड, ये सी पॉइंट हो गया, इसे कौन दे, ये दोनों रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो क्या हो जाएगा आर सी ए इंटू आर बी सी अपॉन, फिर तीनों जोड़ दो, आर ए बी प्लस आर सी ए प्लस आर बी सी। समझ में आया। इसी तरह अगर हमको इस आर बी की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या करें, इससे कनेक्ट कौन है, ये दोनों है, ये दोनों मल्टीप्लाई कर सबको जोड़ दिया उठा के। अब देखो स्टार से डेल्टा करना हो तो कैसे करेंगे, स्टार टू डेल्टा, मतलब आपको स्टार में दे दिया है, अब इसको डेल्टा में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे, इसका फॉर्मूला देखो अलग, अब जैसे हमको ये निकालना है, ये निकालना है, ठीक है, हमको ये वाला रेजिस्टेंस निकालना है, तो क्या करेंगे, अब देखो इसको निकालना है तो ये पॉइंट और ये पॉइंट लेंगे, ठीक, तो ए, तो ये हो गया आर ए हो गया, क्या हो गया, हमको क्या निकालना है, आर ए बी निकालना है, तो क्या हो जाएगा, हमको इससे कनेक्टेड जो है रेजिस्टेंस ये लिए हमने, तो क्या हो जाएगा ए और बी, तो यहाँ पे क्या है आर ए है और ये बी है, ठीक, तो क्या लिखेंगे आर ए प्लस आर बी, क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या देंगे आर ए आर बी अपॉन, अब जो बचा वाला है, जो बचा वाला है कौन सा बचा आपका, ये बचा आर सी बचा, इससे डिवाइड कर देंगे, ये आपका निकल आएगा आर ए बी। अब देखो एक तरह और देखो, इसी तरह जैसे मान लो हमको आर सी ए निकालना है, ठीक है, हमको इससे, अब इसको कर रहे हैं ना, अभी इससे इसको किया था, अब इससे इसको कर रहे हैं ना, तो हमको आर सी ए निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा, पॉइंट ए है और पॉइंट सी है, तो ए का क्या हो जाएगा आर ए हो जाएगा प्लस आर सी हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब आर ए आर सी को मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस आर ए आर सी अपॉन बचा कौन आर बी, समझा। इसी तरह हम लोग ये कन्वर्जन करते हैं, ये आप लोगों के लिए टफ है, आईटीआई के लिए टफ है, लेकिन क्वेश्चन पूछे गए। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, नौकरी सरकारी चाहिए, तो आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए टफ कनेक्शन हो गया, टफ आपके लिए एग्जाम हो गया, ये तो आपको सब आना चाहिए, ठीक है। आज के लिए बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के लिए इतना ही है, नेक्स्ट लेक्चर में और इसके टॉपिक रिलेटेड हम बताएंगे, ठीक है। अभी किरचॉफ लॉ वो सब बताना आपको, किरचॉफ लॉ बताना है, उसके बाद वोल्टेज सोर्स बताना है, करंट सोर्स बताना है, ये सब बताना है, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और पूरा वीडियो देखिए जो मैंने आपको बताया है, तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। थैंक यू।
अब देखिए, अगर आपसे कहा जाए, ये तो आपका रेजिस्टेंस है, अगर आपसे कहा जाए कि ये आपका कैपेसिटेंस है, ठीक है, CCA और CAB और CBC, ABC, ये आपका CA, ये आपका CC, ये आपका CB, ठीक है। अगर ये आपको कैपेसिटर दे दी हूँ, ठीक, कैपेसिटर, ये आपका क्या है, डेल्टा कनेक्शन, ये आपका स्टार। अगर आपसे कहा जाए डेल्टा टू स्टार, डेल्टा टू स्टार, डेल्टा टू स्टार क्या होगा आपको पता है, आपको क्या पता है कि कैपेसिटर जो होता है रेजिस्टेंस की कनेक्शन में अपोजिट प्रॉपर्टी रखता है। अगर सीरीज में रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 प्लस R2 होगी तो कैपेसिटर में क्या होगा, 1/C1 प्लस 1/C2 होगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम इसको डेल्टा टू स्टार करेंगे, डेल्टा टू स्टार करेंगे, ठीक है, डेल्टा टू स्टार करेंगे तो क्या होगा, इसको जब डेल्टा टू स्टार करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा टू स्टार, अगर हमको CA की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, देखिए क्या होगा, CA की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, CA इंटू, ठीक है, CAB हो जाएगा, सॉरी, इसको हमको क्या करना है, डेल्टा टू स्टार करना है तो क्या हो जाएगा, ये है, इससे कनेक्टेड कौन है ये, तो क्या हो जाएगा, CA प्लस ये हो जाएगा CAB प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, CCA इंटू CAB अपॉन ये क्या हो जाएगा, CBC हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हमको CC की वैल्यू निकालनी है, इसी तरह हमको CC की वैल्यू निकालनी है तो कैसे होगा, CC, ठीक है, तो CC की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, CAB प्लस CBC हो जाएगा, प्लस इन दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे CAB इंटू CBC अपॉन, और ये हो जाएगा आपका CCA, ठीक है। तो ये आपका डेल्टा टू स्टार कनेक्शन हो गया। और इसका जस्ट उल्टा अगर हम क्या करेंगे, अगर हम इसको करेंगे स्टार टू डेल्टा, चलिए इसको यहाँ पर रखते हैं, यहाँ स्पेशल इसको थोड़ा हम रख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा टू स्टार हो गया है, अब हम क्या करेंगे, स्टार टू डेल्टा, स्टार टू डेल्टा। तो अगर हमको क्या निकालना है, अगर हमको इसकी वैल्यू निकालनी CAB की, तो CAB को तो क्या हो जाएगा, CAB की वैल्यू निकालना तो क्या होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमको CAB की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें फॉर्मूला आ जाएगा CA, ठीक, हमको इसकी वैल्यू निकालनी, तो आपका ये हो जाएगा CA
और सी 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 ए इंटू सी सी अपॉन क्या हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ देंगे, सी ए प्लस सी बी प्लस सी सी। इसी तरह अगर हमको सी सी ए की वैल्यू निकालनी है, सी सी ए की, तो क्या हो जाएगा, सी ए इंटू सी बी अपॉन सी ए प्लस सी बी प्लस सी सी। तो ये आपका क्या होगा, स्टार टू डेल्टा कनेक्शन। चलिए कुछ मेटल्स की हम मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस करते हैं, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चंस आपके पूछा जाता है। देखिए पहला आता है आपका कॉपर, ठीक है। तो कॉपर की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या, 1084 डिग्री सेल्सियस। सिल्वर का है 960 डिग्री सेल्सियस। और आपका जो गोल्ड है इसका है 1064 डिग्री सेल्सियस। टिन का है 232 डिग्री सेल्सियस। और आपका जो टंगस्टन है इसका है 3300 390 डिग्री सेल्सियस। कुछ बुकों में आपको लिखेगा 3055 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो दोनों सही है, ठीक है। आयरन का है 1538 डिग्री सेल्सियस, 1538 डिग्री सेल्सियस। और जो आपका एल्युमिनियम का है आपका 658 डिग्री सेल्सियस। और जो इसका नाइक्रोम का है 1400 डिग्री सेल्सियस। कहीं कहीं आपको मिलेगा 1445 डिग्री सेल्सियस, ये भी सही है। तो ये जो आपके मेटल्स हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट्स आपको आना चाहिए। कॉपर का है 1084 डिग्री सेल्सियस, सिल्वर का है 960 डिग्री सेल्सियस या 961 डिग्री सेल्सियस, गोल्ड का है 1064 डिग्री सेल्सियस, टिन का है 232 डिग्री सेल्सियस, टंगस्टन का है 3390 डिग्री सेल्सियस, कुछ बुकों में 3355 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। आयरन का है 1538 डिग्री सेल्सियस, एल्युमिनियम का है 658 डिग्री सेल्सियस। और जो आपका नाइक्रोम का है आपका 1400 डिग्री सेल्सियस या कुछ बुकों में आपको 1445 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए कलर कोडिंग देखते हैं। कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस: ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। इनकी वैल्यू क्या होती है? ब्लैक की 1 होती है, ब्राउन की 1 होती है, रेड की 2 होती है, ऑरेंज की 3 होती है, येलो की 4 होती है, ग्रीन की 5 होती है, ब्लू की 6 होती है, वायलेट की 7 होती है, ग्रे की 8 होती है, इसकी 9। अब इनमें क्या करेंगे, इनमें जो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू जो दी है, ब्लैक की 1 लेंगे, इसका ब्राउन का 10 की पावर 1 लेंगे, रेड का 10 की पावर 2 लेंगे, 10 की पावर 3 लेंगे, और येलो की 10 की पावर 4 लेंगे, 10 की पावर, ग्रीन का 10 की पावर 5 लेंगे, 10 की पावर 6 लेंगे, ब्लू का 10 की पावर 7, वायलेट का लेंगे, ग्रे का 10 की पावर 8 और 10 की पावर 8। और ये टॉलरेंस है, ठीक है। इसका क्या होता है, ब्राउन का ±1%, रेड का ±2%, ये सब आपके टॉलरेंस दिए। अगर हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, जो वैल्यू दी है इसको 10 की पावर जो आपको दी मल्टीप्लाई उससे गुणा कर देंगे, और टॉलरेंस प्लस माइनस जो दिया है इसको सॉल्व करके जो निकालेंगे वो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है बच्चों। ये वैल्यूज आपको याद करनी है, आपको दिमाग में बैठा लेनी है। अगर आप दिमाग में बैठाएंगे तभी कर पाएंगे, क्योंकि इसमें से भी 1-2 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए किरचॉफ लॉ की बात करते हैं। किरचॉफ ने आपके 2 नियम दिए थे, एक पहला कहलाता है आपका केसीएल, दूसरा कहलाता है आपका केवीएल। इसको नोड लॉ भी कहते हैं, ठीक है, और इसको वोल्टेज लॉ कहते हैं।
जो केसीएल होता है वो आवेश संरक्षण पे आधारित है, आवेश संरक्षण पे आधारित है। इसके अनुसार सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, मतलब ये आपका कोई जंक्शन है, इस जंक्शन पे जितनी भी धाराएं आ रही हैं या जा रही हैं उनका जो अलजेब्रिक सम होगा वो क्या होगा, 0 होगा। मतलब कह सकते हैं जैसे मान लीजिए ये करंट आपकी आ रही है, ये करंट आपकी आ रही है, ये करंट आपकी जा रही है, ये करंट आपकी जा रही है, ये करंट आपकी आ रही है, ये तो I1 I2 I3 I4 I5 एंड I6। तो जो करंट जंक्शन की ओर आती है उसको प्लस लेते हैं तो आपका I1 प्लस हो जाएगा, I2 भी आपकी आ रही है प्लस हो जाएगा, I3 दूर जा रही तो I3 माइनस हो जाएगा, I4 भी आपकी दूर जा रही तो माइनस का 4 हो जाएगा, ये आपको प्लस में हो जाएगा। I5 जंक्शन की ओर आ रही है और ये भी जंक्शन को आ रही है, I6 इक्वल टू 0। ये आपका किरचॉफ का पहला नियम है। या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सिग्मा Q इज इक्वल टू 0, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा नियम है, दूसरा नियम है कि सिग्मा E इज इक्वल सिग्मा E प्लस सिग्मा आई आर इज इक्वल टू 0। ये क्या है, आपका ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है बच्चों, आप उसको जरूर देख लीजिएगा क्योंकि उसमें से न्यूमेरिकल्स आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अगर आपका सर्किट ओपन है तो देखिए जूल का नियम देख लेते हैं। जूल का नियम पूछा जाता है, जूल का नियम देखिए देखिए जूल का नियम में कहता है कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तो उसमें क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। वो वायर क्या होता है आपका, गर्म हो जाता है, ठीक है। तो जो ऊष्मा होगी वो क्या होगी, वो I² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, दिस इज थर्ड इक्वेशन। इनको ऐसा मर्ज कर देंगे तो हो जाएगा I² RT, और इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है 0.24 I² RT, जिस इज नोन है जूल का नियम। इसी को हम लोग बोलते हैं जूल्स लॉ, ठीक है। अब चलिए डिस्कस करते हैं ओपन सर्किट में क्या होगा। ओपन आपको अगर आपका सर्किट ओपन है, ओपन सर्किट में क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, अनंत होगी, R की वैल्यू 0 होगी, 0, और वोल्टेज आपका मैक्सिमम होगा। और अगर हम शॉर्ट सर्किट की बात करें, शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होगी, करंट की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, अनंत, और वोल्टेज की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। अब देखिए आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात करें, आइडियल सोर्स वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, इसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ये क्या होता है, 0 होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस आपका क्या होता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। और प्रैक्टिकली देखा जाए तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, 0 नहीं होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा,
डज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होता है। अब आइडियल करंट सोर्स की बात करें। आइडियल करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स में क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली देखा जाए, प्रैक्टिकली क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस डज नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं आपसे, पूछ लेगा आइडियल वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है और आइडियल करंट सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, अब देख लीजिए, इसको बता देते हैं थोड़ा, यहाँ देखिए आइडियल और प्रैक्टिकल। आइडियल और प्रैक्टिकल। आइडियल वोल्टेज सोर्स, इसमें क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, आई एन इक्वल टू क्या होगा, आइडियल में क्या होगा, जीरो होगा, लेकिन इसमें प्रैक्टिकली क्या होता है, लो होता है। प्रैक्टिकली में क्या होता है, ये लो होता है। ठीक है, और करंट सोर्स में, करंट सोर्स में ये इंटरनल इनफाइनाइट होता है, आइडियल बताएगा, लेकिन ये क्या होता है, हाई होता है। प्रैक्टिकली में क्या होता है, ये हाई होता है। वोल्ट मीटर की बात करें तो आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट आइडियल, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, हाई होता है। प्रैक्टिकली क्या होता है, ये आपका हाई होता है। और अमीटर की बात करें, अमीटर में क्या होता है, ये जीरो होगा, लेकिन इसमें क्या होता है, लो होता है। ठीक है, तो बच्चों ये पॉइंट्स को भी आपको अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि इन पॉइंट्स में से भी आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल्स, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको जरूर आप दिमाग में रख के जाइएगा।